व्हाट इज इल्म गंदम? जी हाँ दोस्तों, दरअसल कई बार ये सवाल मेरे पास आता है और मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि कई सारे मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जहां पर मैंने इसका जवाब कई बार दिया है, परंतु आज कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहता हूं। ओम स्वस्तिअस्तु, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। मैं कीरामा सांग्यांग सिरा डॉक्टर संजय शाह आपका मेरे यूट्यूब चैनल तथा आश्रम किडुंग पावलेन जीवा में स्वागत करता हूं। दरअसल गंदम शब्द जब हमारे सामने आता है तो हमको इंडोनेशिया का ही पता चलता है, क्योंकि ये नाम जावानीज नाम है और ये इंडोनेशिया का एक ट्रेडिशनल साइंस है। जो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारा भारत एक बहुत ही अत्यंत समृद्धशाली देश है। उसी प्रकार इंडोनेशिया भी एक महान, समृद्ध और सांस्कृतिक धरोहर से भरा हुआ देश है। प्राचीन काल से ही इंडोनेशिया के जो पूर्वज है अनेकों जीवन को सजाने वाले रचनात्मक पद्धतियों का इस्तेमाल करते आए हैं, जो कि केवल कला या कलात्मक से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इंडोनेशिया स्थानीय ज्ञान से भी समृद्ध देश है। और ऐसे स्थानीय ज्ञान जो कि विभिन्न समय में विभिन्न उद्देश्यों के पूर्ति के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, और उन पूर्वजों का एक ऐसा ज्ञान आज भी मौजूद है जिनमें से एक है गंदम। गंदम यानी इल्म गंदम, इल्म यानी विज्ञान, एंड गंदम ऊर्जा का नाम। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी आगे लेते हैं। ऐसे कई सारे प्रश्न उठते हैं कि गंदम विद्या का उत्पत्ति कहां से हुई। अगर आपको इसके इतिहास को जानना है तो आपको हमारे द्वापर युग में आना पड़ेगा, जहां पे पांडव यानी राजा पांडव, देवी कुंती, देवी माद्री की बात आती है। दरअसल गंदम ज्ञान जावा के पुनर्वाचन परंपरा से जुड़ा हुआ है, और इस संदर्भ में वहां के पूर्वज मानते थे देवी कुंती का, जो कि देवी कुंती के गुरु दुर्वासा ऋषि ने देवी कुंती को दिया था। और उसका कारण यह था कि आप अपने जीवन के विभिन्न उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस ऊर्जा का इस्तेमाल करें, इस ज्ञान का इस्तेमाल करें, इस इल्म का इस्तेमाल करें। जो कथा लोकप्रिय है उसके अनुसार देवी कुंती, देवी माद्री, जो कि राजा पांडव के दोनों स्त्रियां थे, राजा पांडव के सभी को पता है कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो आप कई जगह पे श्राप लिखा हुआ है, कई जगह पे बीमारी लिखा हुआ है, जिसके कारण वो संतान को जन्म देने के काबिल नहीं थे। उस समय देवी कुंती ने माता माद्री को लेकर एक बड़ा अनुष्ठान किया और गंदम मंत्रों का उच्चारण किया, और जिसके कारण वो देवताएं प्रसन्न हुए और देवताएं उनके पास प्रकट हुए। यानी कि एक तरह से कहा जाए कि देवताओं को भी आकर्षित किया जाने वाला विद्या। और जब देवताएं आए तो उस प्रकार युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन उत्पत्ति हुई माता कुंती के माध्यम से, और माता माद्री के पास में जुड़वा संतान हुए नकुल और सहदेव। और जब राजा पांडव और देवी कुंती का देहांत हुआ तो माता कुंती ने नकुल और सहदेव को भी अपना संतान जैसे माने और उनका पालन पोषण किया, और यही पंच पांडव कहलाए। दरअसल ये केवल एक लोक कहानी नहीं है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हालांकि महाभारत ज्ञानवर्धक पुस्तक है हमारे हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार, जिससे हमें अपने जीवन का दर्पण यानी आईना प्राप्त होता है, और उसी महाभारत का एक अभिन्न अंग है श्रीमद् भगवद गीता। परंतु यहाँ पर मैं इल्म गंदम की बात करना चाहता हूँ। इस ज्ञान से हम ये समझ सकते हैं कि इल्म गंदम अपने जीवन के हर समस्याओं के समाधान और हर इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है, और ये एक ऐसी विद्या है जहाँ पे देवताएं भी स्वयं आकर्षित होती हैं। इस संदर्भ में गंदम को पॉसिबिलिज्म के साथ जोड़ा जा सकता है, जहां पर मनुष्य को यह शक्ति दी जाती है कि आप प्रकृति और प्रकृति में मौजूद वस्तुओं को प्रभावित कर सके, जबकि यह डिटरमिनिज्म के विरुद्ध है, जहां पर यह माना जाता है प्रकृति और ब्रह्मांड मनुष्य को प्रभावित करता है। इस आधुनिक युग में गंदम को मेटाफिजिक ज्ञान की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन आज के युग में यह विद्या लोकप्रिय उतना नहीं है। हालांकि आज कुछ लोगों के प्रयास से थोड़े थोड़े लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है, परंतु क्योंकि आज का युग पॉजिटिविज्म से ही मानते हैं, उसके वजह से अनुभव तथा इंद्रिय ज्ञान को साक्षी रखकर जो प्रमाणित होता है उसे ही मानते हैं, और इसी कारण बहुत से लोग गंदम के प्रति उतना सहानुभूति नहीं रखते, क्योंकि गंदम के बारे में फैली जो जानकारी है वो बहुत सीमित है और अधूरी भी है। और इसीलिए इस आधुनिक युग में गंदम विधि को समझने के लिए, गंदम ज्ञान को समझने के लिए हमें सामाजिक और बौद्धिक
विचार यात्रा को थोड़ा विचार करना होगा। महान समाज शास्त्र के जनक ने बताया है कि मानव बुद्धि 3 चरणों से गुजरती है। एक है धार्मिक, दूसरा अधिभौतिक अवस्था और तीसरा वैज्ञानिक पॉजिटिज्म अवस्था। जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगा, प्राचीन समय में जो भी प्रकृति में हादसा या घटनाएं घटती थी, लोग उसे धार्मिक तर्कों से समझने की कोशिश करते थे। जैसे बारिश होना या बादल का गरजना, तो लोग मानते थे। कुछ लोगों का सोचना था ऊपर में स्वर्ग लोग देवता छींकते हैं या मूत्र त्याग करते हैं या नहाते हैं, उस समय बरसात होती है और बादलों का गर्जन होता है। ये बहुत प्राचीन समय का मान्यता था और इसी प्रकार हर किसी घटना को किसी न किसी महान शक्ति से जोड़ा जाता था। अब आते हैं दूसरा चरण, जो कि अधिभौतिक। धीरे धीरे जब इंसान की बुद्धि का विकास होने लगा तो ऐसे ज्ञानों को इंसान यानी मनुष्य जाति देवताएं और आत्मा आदि से जोड़ना बंद किया। अब उन्हें समझने में अमूर्त धारणाएं लगने लगी। जैसे पहले के समय में बीमारी और मृत्यु को आत्मा, भूत, प्रेत और देवताओं से जोड़ा जाता था, अब उन्हें प्रकृति के नियम तथा कर्म फल से भी जोड़ने लगे। अब आते हैं तीसरा चरण, जो कि प्रत्यक्षवाद, जो वैज्ञानिक प्रमाणित है। इस आधुनिक काल में मनुष्य अपने अनुभवों को और घटनाओं को प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ ही स्वीकार करते हैं और अब जो भी घटनाएं घटती है उसे तर्कों और प्रयोगों के माध्यम से जांचा जाता है और इस प्रकार धार्मिक और अधिभौतिक घटनाओं को पीछे छोड़ा जा चुका है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से लोगों को ज्ञान इतना वृद्धि हुआ कि ऐसे बातों को लोग विश्वास करना भी मुश्किल हो जा रहा है। अब इंसान दैनिक समस्याओं का समाधान अपने तार्किक तरीकों से करने लगे। उदाहरण के लिए आज के समय अगर बीमारी होती है, किसी प्रकार बीमारी के लिए कोई ओझा या तांत्रिक के पास लोग नहीं जाते, बल्कि लोगों को पता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर के पास जाने से इस बीमारी का इलाज हमें मिलेगा और हम स्वस्थ होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे बीमारियां आज की डेट में ऐसी भी हैं जहां पे डॉक्टर के पास में मेडिसिन नहीं है या ना के बराबर है, तो आपको कभी कभी तांत्रिक या ओझाओं के पास में जाना पड़ता है। और ऐसा केवल भारत में ही नहीं, इंडोनेशिया तथा कई सारे देशों में ऐसे परंपराएं हैं और इसी वजह से कई सारे लोग आधुनिक ज्ञान से परे प्राचीन समय के परंपराओं को स्वीकार करने लगे हैं आज के डेट में धीरे धीरे। और आजकल कई सारे मुहिम चलाया जा रहा है, जो कि जैसे बैक टू नेचर, सेव आवर कल्चर आदि। दरअसल हम सिद्धांत भूल जाते हैं कि ये जो अधिभौतिक ज्ञान है ये केवल सिद्धांत ही नहीं था, बल्कि इसे जीवन में प्रयोग करने की एक कला भी थी, जो कि हम भूल चुके हैं। दरअसल कोई भी ज्ञान केवल वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोग किया जाना तथा परीक्षण किया जाने से ही पैदा नहीं होता है। इसके अलावा भी वहां पहचान और वर्गीकरण से भी उत्पन्न होता है। प्राचीन काल में मनुष्य बुद्धि 3 प्रकार के काम करते थे। एक, सामने आने वाले घटनाओं को स्वीकारना और उन्हें सत्य मानना। दूसरा, उन घटनाओं के अनुसार सामूहिक और वर्गीकृत करना। और तीसरा, उन नियमों के आधार पर भविष्य की घटनाओं का भविष्यवाणी करना तथा उसके प्रति जागरूक होकर आवश्यक कार्य करना। और इसीलिए हमारे पूर्वज भी घटनाओं का गहन अध्ययन करते थे। क्योंकि उस समय इतना मीडिया एक्टिव नहीं था, प्रचार प्रसार का माध्यम इतना अच्छा नहीं था, और इसीलिए हमारे पूर्वज गहन ध्यान, मनन और साधना से ही गहन अध्ययन करते थे और इन्हीं घटनाओं के माध्यम से अनेकों अधिभौतिक विद्याएं उत्पन्न हुई, जो कि तर्क और ज्ञान से परे हैं। दरअसल प्राचीन समय से ही जीवन समस्याओं से जुड़ा रहा है। हाँ, वास्तव में दुनिया संतुलन के सिद्धांत पे चलती है और इस संदर्भ में समस्या ही संतुलन का साधना बनाती है। अगर देखा जाए, प्राचीन काल के समस्याएं और इस आधुनिक काल के समस्याओं में ज्यादा अंतर नहीं रहा, सिर्फ उसका फॉर्म बदल गया है। क्योंकि मानव जीवन मुख्य 3 चीजों पे आधारित है। पहला, प्रकृति के साथ सामंजस्य। दूसरा, सामाजिक संपर्क। और तीसरा, व्यक्तिगत सहानुभूति। जो व्यक्ति सफल होता है वो इन तीनों पहलुओं पे किसी न किसी प्रकार सामंजस्य बना लेते हैं। आइए एक एक करके समझे। पहला, प्रकृति से सामंजस्य। यह मनुष्य जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। यह वही जीवन की कुंजी है जहाँ पे मनुष्य अपना अस्तित्व बनाए रख पाता है। इसका उदाहरण यह है कि आज के दिन में हम देखते हैं कि बड़े बड़े पहाड़ और चट्टानों को काट कर मनुष्य ने रास्ता बना दिया।
ऐसे ऐसे जगह पे नदियों की जो बहाव को बदलकर दूसरे जगह पे भी ले आए। ये आधुनिकीकरण प्रकृति के साथ जुड़कर प्रकृति के माध्यम से किया गया है। और एक समय ऐसा था जहां इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था, जहां पे पवन चक्की के माध्यम से विद्युत पैदा करना, वाटरफॉल के माध्यम से विद्युत पैदा करना, यानी कि ऊर्जाओं का स्रोत को क्रिएट करना। दूसरा है सामाजिक संपर्क। दरअसल मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो कभी अकेला नहीं रह सकते। कल्पना कीजिए कि अगर आपके चारों तरफ कोई लोग ना हो तो हमारे या आपके आवश्यकताओं को कौन पूरा करेगा। इसीलिए सामाजिक जीवन में बातचीत और निगोशिएशन बहुत जरूरी है। जो लोग इन सब चीजों में सफल होते हैं, जीवन शैली में प्रगति करते हैं, सक्सेस होते हैं। अब आते हैं व्यक्तिगत सहन शक्ति। यह मानसिक तथा शारीरिक दोनों से जुड़ा हुआ है। जीवन के कठिन प्रतिस्पर्धा में वो लोग जो कि मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं, वे अक्सर दूसरों की तुलना में जल्दी पीछे छूट जाते हैं। इन तीनों पहलुओं में ही मनुष्य का जीवन अधिकतम और न्यूनतम रूप से टिका हुआ होता है। लेकिन बहुत से लोग इन सब पहलुओं पे सामंजस्य नहीं बना पाते और यही कारण है मनुष्य समाधान ढूंढने लगता है ताकि अपने जीवन को अधिक संतुलित और बेहतर बना सके, सक्सेस बन सके। और यही कारण है कि ऋषि मुनियों द्वारा बहुत सारे ज्ञान का उद्भव हुआ और उनमें से एक है इल्म गेंदम। गेंदम को साधना करने वालों को कई सारे ध्यान, मेडिटेशन तथा आध्यात्मिक अनुष्ठानों से गुजरना पड़ता है। ये एक ऐसी विद्या है जो सामान्य तर्क से परे है, लेकिन उससे ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं जो कि आधुनिक विज्ञान से परे दिखाई देता है। मैजिक होता है कभी कभी। हालांकि इतने समय बदल चुका है, बट हमारे पूर्वजों द्वारा जो ज्ञान ढूंढा गया था उसका प्रभाव आज भी समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि जो लोग इन्हें सीखते हैं और इसका उपयोग करते हैं उनके लिए यह अब भी जीवन में बहुत उपयोगी भूमिका निभाती है। दरअसल प्राचीन काल में गेंदम विद्या केवल राज दरबार और राज पुरोहितों के लिए ही सीमित था और ये राज परिवार की सेवा के लिए इस विद्या का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे शासन करना, अधिक से अधिक धन संपदा को अट्रैक्ट करना, लोगों के ऊपर अपना प्रभाव रखकर राज करना। और इसी वजह से राज दरबार के या राज परिवार के सदस्य तथा राज पुरोहित और उनके वंशज इसके सीखते थे, जो कि राजा का ही सेवा का लक्ष्य था। उस समय गेंदम विद्या उपचार पे ही सीमित था। कभी इसे खेल कूद, लोगों को दिखाना तथा किसी को वश में करना, नारी वशीकरण आदि के प्रयोग में नहीं लाया जाता था और इसकी अनुमति भी नहीं थी। और यदि कोई इस विद्या का गलत उपयोग करता था तो विद्या का जो लक्ष्य है उससे भटक जाता था और ज्ञान धीरे धीरे कम होने लगता था और एक समय उसके पास से वो ज्ञान या विद्या लुप्त हो जाती थी, क्योंकि गेंदम विद्या धार्मिकता और नैतिकता से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है ये जो ज्ञान कीरामा के माध्यम से अगर आप सीखते हो, यानी मुझसे सीखते हो, तो करीबन 15 पीढ़ी के बाद आपको ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये लीनेज 14-15 पीढ़ी पुरानी है। गेंदम सीखने से पहले हमें ये चीज समझना होगा कि रियल यानी असली गेंदम है क्या। ज्यादातर लोग गेंदम को गलत सोचते हैं और गलत प्रसार करते हैं। कभी कभी इसे काला जादू से जोड़ा जाता है, कभी कभी गेंदम को मैग्नेटिज्म से जोड़ा जाता है, लोगों को ट्रांस में लेना, लोगों को हिप्नोटाइज करना, लोगों को सुलाना आदि आदि। परंतु ये केवल एक छोटा सा हिस्सा है जहां पर हम लोगों को ट्रांस में ले सकते हैं। और गेंदम एक ऐसी विद्या है जहां पर लोग आपके बातों को मानते हैं, क्योंकि आपको एक उच्च अधिकार प्राप्त होता है। गेंदम को समझने का आसान तरीका है किसी के प्रभाव में डूब जाना या कोई आपको प्रभावित कर दे। दरअसल ये एक ऐसी विद्या है जहां पर लोग इंसान, जानवर तथा प्रकृति को भी प्रभावित कर सकता है। कुल मिलाकर ये एक हायर अथॉरिटी जैसा माना जाता है। गेंदम की जो शक्ति है वो ब्रह्मांड से यानी यूनिवर्स से डायरेक्ट आती है, इसीलिए इसे सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए आपको ईश्वर यानी यूनिवर्स का परमिशन होना बहुत जरूरी है। और यही कारण है जो गेंदम सीखकर शिष्टाचार का पालन नहीं करता और गलत उपयोग करता या ईगो उसके भीतर भरता है, तो धीरे धीरे उससे ये ज्ञान विलुप्त हो जाती है। उनको भयानक परिणाम का सामना करना पड़ता है अपने जीवन में। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि गेंदम ज्ञान ब्लैक मैजिक नहीं है या नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल नहीं है। इसके साथ किसी प्रकार का भूत प्रेत जिन आदि का संपर्क बिल्कुल नहीं है, और अगर इसे कोई गलत ठहराता तो उसका ज्ञान अधूरा है। और इसको अगर कोई सीख कर इसका गलत उपयोग करने की कोशिश करते हैं तो उनके पास से ऊर्जा परमानेंट रिमूव हो जाती है ऑटोमेटिकली। कई लोग गेंदम विद्या को तंत्र मंत्र आदि से जोड़ते हैं, परंतु यह उससे परे है। ये एक अलग विद्या है। ये एक ऐसा गुड़ ज्ञान है
जो मनुष्य के जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। यहाँ पर इसको समझने के लिए मैं आपको 2 सिद्धांत बताता हूँ। पहला सिद्धांत नियतिवाद। इस विचार के अनुसार मनुष्य का जीवन पूरी तरह से प्रकृति और भौतिक परिस्थितियों पर निर्भर है। धरती, मौसम, वातावरण और प्राकृतिक नियम ही इंसान की किस्मत और जीवन को नियंत्रित करती हैं। इस दृष्टिकोण से इंसान केवल परिस्थितियों का ही शिकार है और इंसान के पास बदलाव की शक्ति बिल्कुल नहीं है। दूसरा है संभाववाद। यह विचार मानता है कि इंसान खुद अपने परिस्थितियों पे नियंत्रित कर सकता है। मनुष्य अपनी बुद्धि, ज्ञान और साधनाओं के माध्यम से अपने जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। बाहरी प्रकृति की हालत चाहे कैसा भी हो, इंसान अपने आंतरिक शक्ति यानी इनर पावर से उसे प्रभावित कर सकता है। दरअसल गेंदम विद्या संभाववाद से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है इंसान जिन्होंने गेंदम सीखा है वो अपने आत्मबल और इस विद्या के माध्यम से जीवन के हर मुश्किलों पर काबू पा सकता है और अपने आसपास के परिस्थितियों के अपने अनुकूल बना सकता है। गेंदम का उद्देश्य क्या है उसे समझते हैं। गेंदम का पहला उद्देश्य इंसान की जीवन समस्याओं का हल करना, जीवन के संकटों और कठिनाइयों को दूर करना और मनुष्यों के हितों और आवश्यकताओं को सुरक्षित करना। यह विद्या केवल दिखावे और मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन को संवारने और सुरक्षित करने का साधन है। आइए गेंदम के प्रयोग को समझते हैं। दरअसल इल्म गेंदम का प्रयोग जीवन के हर क्षेत्र में आप कर सकते हो। अपने व्यक्तिगत जीवन जैसे भय, चिंता तथा मानसिक बीमारियों से दूर, सामाजिक जीवन, दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालना और उन्हें अपने बात को मनाने के लिए तैयार करना। स्वास्थ्य का क्षेत्र, परंपरागत रूप से गेंदम का प्रयोग रोग तथा पीड़ा को दूर करने के लिए किया जा सकता है। सुरक्षा और रक्षा, अपने शत्रु से बचाव तथा नकारात्मक शक्तियों से अपने आप को सुरक्षित रखना। संचार और नेतृत्व, लोगों को अपने विचारों के लिए आकर्षित करना तथा नेतृत्व करना। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन से रोग व्याधि को हील कर सकते हैं, किसी भी संपर्क को किसी भी रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, अच्छे से कम्युनिकेशन और सामंजस्य बना सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को अट्रैक्ट बना सकते हो। आप अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो आपका लक्ष्य है, आपका जो गोल है, उसको अचीव कर सकते हैं। आप प्रोटेक्टेड रहेंगे और दूसरे को भी प्रोटेक्शन दे सकते हैं। आप काला जादू आदि नकारात्मक ऊर्जाओं से अपने आप को सुरक्षित और दूसरे को भी सुरक्षा दे सकते हैं तथा उसे ठीक कर सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है गेंदम का परफेक्ट नॉलेज रखने वाला इंसान, जो कि गेंदम सीखकर गेंदम को समझ गया है, गेंदम को लाइफ स्टाइल बना लिया है, वो अपने जीवन को और अपने वातावरण को अपने अनुसार प्रभावित कर सकता है। दरअसल असल गेंदम, जो रियल गेंदम है, वह इस बात पे निर्भर करती है कि इसे इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति इसे किस दिशा और उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यदि वह प्रयोग धार्मिक और नैतिकता से जुड़ा हुआ है तो यह अधिक प्रभावशाली होता है, लेकिन अगर इसका प्रयोग बुरे कर्म और अपने शर्तों के लिए किया जाए तो धीरे धीरे ये शक्ति कम होने लगती है और एक समय विलुप्त हो जाती है। और इसीलिए मैं हमेशा अपने शिष्य को बोलता हूँ, रियल गेंदम जो आपने सीखा कीरामा से, उसका प्रयोग आप सकारात्मक और नैतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए करें, जिसमें खुद का और दूसरों का, सबका भला हो, समाज का भला हो, देश का और पूरे विश्व का भला हो। तो अगर आप रियल इल्म गेंदम सीखना चाहते हो, जो कि करीबन 15 पीढ़ी पुरानी परंपराओं से जुड़ा हुआ है, तो आपका स्वागत है। आप स्क्रीन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और जो वेबसाइट दिया गया है sarvamhilim.com, वहां पे जाके भी देख सकते हैं और व्हाट्सएप में आप संपर्कित हो सकते हैं। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। मेरी ओर से आप सभी को एनर्जी ब्लेसिंग।